नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे धूर्त राजनेता अगर कोई है तो वो है अरविंद केजरीवाल। जिस मंच पर जाए वहां कुछ न कुछ बवाल खड़ा करके आए। जिस राज्य में इसकी सरकार हो वहां पर कुछ ऐसे नए नए दांव पेच खेलते रहता है कि इसके ऊपर किसी बात की जिम्मेदारी ना आए, केवल दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, काम को कम करे और अपनी ईमानदारी की नौटंकी करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाता रहे। करप्शन तो अब आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसे रच बस गई है जैसे कि कांग्रेस का सबस्टिट्यूट करप्शन होता था, उसी तरह अब आम आदमी पार्टी में भी हो गया है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल को एक दिन में ऐसे 4 बड़े बड़े झटके लगे हैं कि वो तिलमिला रहा है। जब से मुंबई से लौट कर आया है केजरीवाल बौखलाया हुआ है, क्योंकि मुंबई की बैठक में भी सबसे ज्यादा समस्या अरविंद केजरीवाल की हुई, उसके बाद ममता बनर्जी की हुई और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी की रही और फिर नीतीश और लालू भी थोड़े तिलमिलाए रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए बात सबसे कठिन थी। ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि भाई हमें और कुछ नहीं चाहिए दिल्ली और पंजाब के अलावा, और सारी सीटों पर आप अपना अरेंजमेंट कर लो, हमें दिल्ली और पंजाब छोड़ दो। और इसलिए जो मीटिंग में बैठक हुई 440 सीटों के करीब कॉमन कैंडिडेट खड़ी करने की बात हुई और कांग्रेस ने यह पूरा प्लान भी रखा था, लेकिन उसमें से 5 राज्य को बाहर कर दिया गया है। 5 राज्यों में अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने नहीं आएगा, यह बात हुई। और केजरीवाल बार बार कह रहा था दिल्ली पंजाब हमारा हो, दिल्ली पंजाब हमारा हो। इन दोनों स्टेट के अलावा पश्चिम बंगाल तीसरा स्टेट है, चौथा बिहार और 5वां केरल। क्योंकि बात यहां तक चली कि अगर ममता बनर्जी से बात करते हुए सीताराम येचुरी ने मजाक मजाक में कह दिया कि आपके बगल में बैठे हुए राहुल गांधी क्या ऐसा करेंगे कि केरल की सारी सीटें हमारे लिए छोड़ दें और हम पश्चिम बंगाल को छोड़ दें ताकि समस्या का पूरा समाधान हो जाए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी दोनों चुनाव लड़े, वामपंथी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी एक बार, जबकि केरल की जो सीटें हैं वो हमारे लिए कांग्रेस छोड़ दे, वहां पर कांग्रेस चुनाव न लड़े। ये मजाक नहीं था, ये एक ऐसे विचारधारा थी कि जब ममता बनर्जी कह रही है कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता नहीं, जब कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि हम दोनों के कार्यकर्ता एक हो ही नहीं सकते, तो फिर उस राज्य में चुनाव कैसे एक साथ लड़ पाएंगे। केजरीवाल के लिए भी यही बात कही गई। वहां से वैरंग वापस आया है, भले ही वो पीएम मोदी के खिलाफ बोलने के लिए केवल खुद का सहारा नहीं ले रहा बल्कि इंडिया ब्लॉक का सहारा ले रहा है, ये INDIA का सहारा ले रहा है। लेकिन इस बैरंग वापसी के बाद केजरीवाल जो अपने घर में कैद है, धीरे धीरे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोल रहा है। उसको एक और बड़ा झटका दिल्ली विधानसभा को लेकर लगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में बड़ी मनमौजी चलती है अरविंद केजरीवाल की। जब चाहो स्पेशल सेशन बुला लो, जब चाहो विधानसभा में फेलोशिप पर अपने लोगों को भर्ती कर दो, जब चाहो जो काम करना है वो अपने तरीके से कर लो। इसलिए अब मंत्रियों के साथ साथ दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल के साथ एलजी का टकराव चल गया। गोयल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि एलजी तो हमारे खिलाफ बड़ी साजिश कर रहे हैं। पहली बात यही हुई कि उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जो होने वाला है घाना में, उसमें हमें भी इनवाइट किया गया है। मतलब लोकसभा के स्पीकर के साथ जो डेलीगेशन जाएगा उसमें हिंदुस्तान के सारे विधानसभाओं के, राज्यों के विधानसभा के स्पीकर को भी जाना है। उसके लिए इन्होंने भी अर्जी दी थी और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और फिनांस मिनिस्ट्री जो केंद्र सरकार की है, यानी कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से क्लियरेंस मिल चुका है। लेकिन जब वो फाइल लौट के दिल्ली के पास आया तो दिल्ली का फिनांस डिपार्टमेंट ने इसे रोक दिया। 2 महीने तक यह फाइल रुकी रही और 2 महीने तक वित्त विभाग ने
कोई भी इसके ऊपर टिप्पणी नहीं की। लेकिन 2 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा के सेक्रेटेरिएट में उसे लौटाया गया और एक टिप्पणी लिखी गई कि इसके लिए एलजी की मंजूरी की जरूरत है। अब गोयल साहब परेशान हो गए, क्योंकि विधानसभाएं दिल्ली में ऐसी जगह है जहां पर ये लोग मनमानी करते हैं, और इसलिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी को उल्टी सीधी बातें की। लेकिन एलजी शांति से ये सुनते रहे और उन्होंने सिर्फ यही बात कही है कि जहां तक संवैधानिक मामला है, अगर एलजी के पास पावर है तो वो दिल्ली की सरकार, मंत्रालय, विधानसभा हर जगह अपने उस पावर का उपयोग करेगा। और इसीलिए रामनिवास गोयल छटपटा रहे हैं। उनको ये परेशानी तो है ही, दूसरी परेशानी ये भी है कि उनके फेलोशिप वाले लोग जो 1.5 लाख रुपया पेमेंट ले रहे थे, उनका पेमेंट खत्म कर दिया गया है। वो बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले इन लोगों को पैसा नहीं देना। एलजी की ने हड़बड़ी में फैसला लिया है, इसलिए इस पर फिर से विचार करना चाहिए। तीसरा मामला दिल्ली विधानसभा का ही एक और आया, और वो है विशेष सत्र के लिए। जबकि पिछली बार एलजी ने लेटर लिखा दिल्ली विधानसभा के सेक्रेटेरिएट को और कहा कि आप जो बार बार विधानसभा को स्थगित करते हैं, सत्रावसान नहीं करते हैं, ये संवैधानिक तौर पर गलत है। किसी भी विधानसभा में या फिर चुने हुए लोकसभा में भी ऐसा नहीं होता है। सत्रावसान होता है और स्थगन नहीं होता है बार बार। आप तो पूरे साल में एक ही बार विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, और वो भी बजट सत्र बुलाते हैं। उसके बाद स्थगित कर करके इसका दुरुपयोग करते रहते हैं। जब चाहे 1-2 दिन के लिए स्पेशल सेशन बुला लिए। इस बात पर टकराव चल रहा है, जबकि स्पीकर का कहना है कि विधानसभा तो उनके दायरे में आता है, यहां एलजी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एलजी ने ठान लिया है कि अब इसका समाधान होना चाहिए कि क्या कानूनी तौर पर यह सही है कि बिना सत्रावसान किए ही 1 साल तक लगातार विधानसभा का सत्र चलता रहे, और बीच में फिर समस्या जब आए तो उसके बाद क्या हो, इन लोगों को बिना एलजी के अनुमति के यहां स्पेशल सेशन लागू किया जाए और बुलाकर फिर वही केंद्र सरकार के बारे में उल्टी सीधी बातें की जाए। ये तो स्पीकर के साथ उनका रिलेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें एक और अखिलेश त्रिपाठी का भी मामला है, जिसके लिए एलजी ने लेटर लिखा है कि इस भ्रष्टाचारी नेता को आप तुरंत ही केस चलाने की अनुमति दीजिए, जिस पर दोनों के बीच अभी भी रगड़ा चल रहा है, परेशानी चल रही है, झगड़े की स्थिति है। लेकिन एक और बड़ा मामला स्पीकर यानी कि विधानसभा के अलावा दिल्ली के एमसीडी में भी आया। कुछ समय पहले ही एमसीडी में आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है, यानी कि चुनाव जीत कर आई है। और चुनाव जीतने के बाद ये जो कट्टर ईमानदारी का ढोल पीटता है, उसके लिए एक नई व्यवस्था कर दिया। और ये व्यवस्था ऐसी है जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि परिवर्तन इस तरह नहीं होते। किसी की सैलरी बढ़ाई जाती है, किसी के भत्ते बढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो एक लॉजिकल होना चाहिए। दिल्ली के एमसीडी में एक प्रस्ताव आया है, और उस प्रस्ताव में कहा गया है कि दिल्ली के जितने काउंसलर हैं, पार्षद हैं, उन पार्षदों का जो मासिक भत्ता है वो 3000 रुपया है। उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती है। जैसे कि सामान्य तरीके से पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण में मुखिया को या सरपंच को, इन लोगों को भत्ता ही मिलता है, ऑफिस चलाने के लिए पेमेंट नहीं दिया जाता। कहीं कहीं 1000-2000 ऐसे एक इंडिकेशन के तौर पर पेमेंट दिए जाते हैं, वो भत्ते के तौर पर। यहां पर भी 3000 रुपया भत्ता मासिक मिलता है काउंसलर को। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के काउंसलरों की संख्या ज्यादा हो गई। अब ये ढोल पीट रहे हैं कि हमारे काउंसलर जो है इतने में खर्च नहीं चला पाते हैं। तो किसने कहा था चुनाव लड़ने के लिए, किसने कहा था कि 90 लाख रुपया घूस देकर टिकट लो, जैसा अखिलेश त्रिपाठी का मामला है जिसमें 90 लाख रुपया घूस दिया गया टिकट लेने के लिए। ऐसे कांग्रेस में भी यही बात हुई थी, कई पार्षद पैसा दे देकर टिकट ले रहे थे चुनाव के लिए। लेकिन अब इसने जो प्रस्ताव लाया है उसमें कहा कि 3000 में काम नहीं चल रहा, इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर देना चाहिए। अब ये कोई सांसद हैं, कोई विधायक हैं, पिछले दिनों विधायकों के साथ भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही किया था। जब सरकार बनी, विधायकों का पेमेंट
एकाएक 3 गुना कर दिया गया। 3 गुना, 90,000 से ज्यादा। इतना ज्यादा बढ़ोतरी अचानक से नहीं स्वीकार की जा सकती है। जैसा कि एमसीडी में केजरीवाल ने कहा, 3,000 से बढ़ाकर सीधे 1,00,000 रुपया मासिक भत्ता मिलने चाहिए। अब 3,000 से बढ़ाकर 15,000, 20,000, 25,000 हो सकता है। 1,00,000 रुपया चाहिए इनको मासिक भत्ता अपने ऑफिस चलाने के लिए। तो इस हिसाब से एक विधायक का मासिक भत्ता तो 10 लाख रुपया होना चाहिए, क्योंकि उसका क्षेत्र तो और बड़ा होता है। एक सांसद का मासिक भत्ता कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए होने चाहिए, क्योंकि उसका क्षेत्र तो और भी बड़ा होता है। एक सांसद के क्षेत्र के अंदर कम से कम 7 विधानसभा होती है। एक विधानसभा के अंदर कम से कम 5 से 7 काउंसलर होते हैं। तो इस हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल को यह सोचना चाहिए, ईमानदारी बनाने का यह फार्मूला बहुत बेहतर है। इनको अपने सांसदों तक ले जाना चाहिए कि 1 करोड़ रुपया भत्ता ये इनके सांसद जो हैं राज्यसभा में, लोकसभा में तो एक ही हैं, इनको भी मिलना चाहिए। इसके लिए भी एक प्रपोजल लाए, 3,000 से 1,00,000 सीधे बढ़ोतरी। यही नहीं, सिर्फ मासिक भत्ते की बात नहीं है, ये बैठकों के भत्ते के लिए भी इसी तरह के आयोजन किया गया, प्रपोजल रखा गया है। और उसमें कहा गया जो अभी भत्ते मिलते हैं, यानी कि एमसीडी की एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आप जाते हैं तो उसके लिए 300 रुपया अभी पर मीटिंग के हिसाब से भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का मानना है 300 रुपया लॉजिकल नहीं है। ऐसे 300 रुपया लॉजिकल नहीं हो सकता, इसे कुछ बढ़ाया जाना चाहिए। पहले 150 रुपया था, उसे बढ़ाकर शीला दीक्षित के समय में 300 रुपया किया गया था। ये इंडिकेटिव होता है, सांकेतिक होता है, ये कोई उसे सहयोग देने के लिए नहीं होता है। लेकिन फिर भी 300 रुपया रखा गया कि अब अपने घर से उठकर अपनी गाड़ी में आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, वापस जाते हैं तो 300 रुपया आपको पेट्रोल के लिए खर्च दिया जाता है। लेकिन केजरीवाल के इस एमसीडी में प्रस्ताव लाया कि हर बैठक के लिए अब 300 नहीं, 25,000 रुपये भत्ता देने होंगे। 25,000, 300 से बढ़ाकर 3,000 नहीं, 25,000, यानी कि लगभग 80-90 गुना बढ़ा दिया गया एक ही बार में भत्ता। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया कि भत्ता तो अगर पास होता है तो हमें भी मिलेगा, लेकिन ये अनैतिक तरीके से, जिस तरीके से ये एक अचानक से 100% बढ़ाने की बात हो रही है, 100 गुना ज्यादा करने की बात हो रही है, 3,000 का 1,00,000 करना, 300 का 25,000 करना, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। क्योंकि अगर एक बैठक के लिए 25,000 घोषित करते हैं तो इसका मतलब है कि जो बैठकों की संख्या है वो बढ़ाई जाएगी, जबरदस्ती बढ़ाई जाएगी। एक महीने में अगर 5 से 7 बैठक भी किए तो उसका नतीजा यह होगा एमसीडी पर धीरे धीरे बोझ बढ़ेगा। अगर 10 बैठक करते हैं, 2.5 लाख रुपया इधर, 1,00,000 रुपया उधर, एक पार्षद है, कोई सांसद नहीं है, ये तो सांसदों से भी ज्यादा भत्ते के नाम पर वेतन ले रहा है। इसलिए इसका विरोध किया गया है और हंगामा किया जा रहा है। दिल्ली में कैंपेन चलाया जा रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जैसे ही एमसीडी पर कब्जा किया, एमसीडी से वसूली इसकी शुरू हो गई। पहले लीगल तरीके से यानी प्रपोजल देकर भत्ता बढ़ाकर, दूसरे इलीगल तरीके से यानी सारे पार्षदों को टारगेट दिया गया है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले हर पार्षदों ने इतनी रकम नहीं जुटाई तो फिर उसका क्या होगा, ये केजरीवाल डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं करेगा। मतलब अरविंद केजरीवाल के एक साथ जिस तरीके से चारों तरफ से चूसने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल शोषण कर रहा है, उसका पर्दाफाश हो रहा है। और इसलिए मेरी माटी मेरी देश का प्रोग्राम यहां भी चल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बसों के माध्यम से, ये कैब के माध्यम से, ये हर मोहल्ले में इसके भ्रष्टाचार का, इसके इस तरह के कामों का क्या परिणाम होने वाला है उसके कैंपेन चला रहा है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल अलग थलग पड़ गया और इसे लगता है कि अकेले अब हम दिल्ली में भी भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें जरूरत है कांग्रेस की। और ये
कांग्रेस के कदमों में गिरता पड़ता हुआ गया राहुल गांधी से बात करने के लिए कि किसी तरीके से दिल्ली में हमें बचा लिया जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।